नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि दोस्तों जानते हैं आप कि अब उत्तराखंड में जो आगामी परीक्षाएं हैं वो सारी की सारी यूकेपीएससी को दे दी गई है। कुछ समय तक एटलीस्ट सब यूकेपीएससी ही कराएगा, जिसमें कि 12-13 वो परीक्षा होने वाली हैं। तो दोस्तों आपको पता ही हमने एक हिंदी की महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़ को शुरू किया है और उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज हम क्लास को शुरू करेंगे। तो जो भी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसआई हो, पटवारी हो, वनारक्षी हो या जो भी हो, अन्य जो परीक्षाएं बंदी रक्षक हो गया, तो उन सब के लिए हमने जो यूकेपीएससी ने आज तक जिस पैटर्न पर हिंदी के क्वेश्चन को रखा है उसी के आधार पर हमने ये सीरीज़ को शुरू कर दिया है। और आप देखिएगा उनका एक्चुअली पैटर्न ये होता है कि वो क्वेश्चन इजी रहते हैं, लेकिन जो ऑप्शन होते हैं उनको क्लोज कर देते हैं और उसी में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उसी आधार पर हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो आप अटेम्प्ट करिएगा, इनको मूल्यांकन करिएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन में आपका क्या स्तर है। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। और आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने ये रहा। पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे, क्लब का सही अर्थ देने वाला विकल्प कौन सा होगा? हिरन का बच्चा, हाथी का बच्चा, अश्व का बच्चा या फिर भैंस का बच्चा? विकल्प आपके सामने है दोस्तों, इसका आंसर करिए। और इसका अगर मैं बात करूँ तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हाथी का बच्चा, यानी कि ऑप्शन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्लब, ये यूकेपीएससी इस तरह के क्वेश्चन को पूछता है, तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा हाथी का बच्चा। वहीं अगर मैं बात करता हूँ हिरन का बच्चा, तो इसको बोलते हैं दोस्तों मृग, शावक और या मृग छौना। वहीं अगर मैं बात करूँ तो जो भैंस का बच्चा, इसका तो कोई अर्थ नहीं निकलता, या बछड़ा ही उसको बोलते हैं नॉर्मली, लेकिन ये पूछा जाता है भैंस से कि भैंस का जो तत्सम रूप है वो क्या है। तो दोस्तों भैंस का तत्सम रूप है दोस्तों महिषी। तत्सम हो जाएगा दोस्तों भैंस का महिषी। तो इन दोनों को आप ध्यान करिए, क्लब हाथी का बच्चा और भैंस का जो तत्सम रूप है वो है दोस्तों महिषी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों ऑप्शन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सानुनासिक का विलोम शब्द क्या होगा? विकल्प है दोस्तों आपके सामने, अनुनासिक, निर्नुनासिक, निरानुनासिक या फिर निरानुनासिक। क्या आप अपना आंसर करते रहिए दोस्तों। अगर मैं बता दूं कि सानुनासिक का अर्थ क्या होता है, तो जिन वर्णों या स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक की भी भूमिका होती है, तो उन स्वरों या वर्णों को दोस्तों सानुनासिक या फिर इसी को दोस्तों अनुनासिक भी कहा जाता है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ हो गया दोस्तों, जो आपके विकल्प है ये इसका नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इसी का जो सानुनासिक है और अनुनासिक है वो दोनों एक ही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको बी, सी और डी में से बताना है। इसमें आपको वर्तनी का भी ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्नुनासिक। निर्नुनासिक का अर्थ हो जाएगा दोस्तों कि जिन स्वरों या वर्णों के उच्चारण में केवल मुख का ही भूमिका रहती है या मुख की भूमिका रहती है वो निर्नुनासिक हो जाएगा। जबकि अगर नाक और मुख की दोनों की भूमिका जिनमें रहेगी वो सानुनासिक या फिर अनुनासिक हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्न में तत्सम तद्भव जो युग्म यहाँ पे दिए गए हैं इसमें आपने बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित होगा। हरिद्रा का हल्दी, श्रावण सावन, सूचिका का सुई या फिर डी सभी सुमेलित हैं। आप इसका आंसर करते रहिए, तब तक मैं 2-3 आपको बता देता हूँ कि और क्या तत्सम तद्भव में जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वो क्या है। जैसे आता है दोस्तों एक अम्लिका, अम्लिका का आता है दोस्तों इमली। इसके अलावा दूसरा एक पूछा जाता है आमलक, इसका होता है दोस्तों आंवला। ये यहाँ पे 2 हो गए इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है डी, इसमें सभी सुमेलित हैं। इनको आप नोट कर लीजिएगा। हरिद्रा का हल्दी है तद्भव, श्रावण का ये वाला सावन हो जाएगा, या वर्तनी में भी इसको देखिएगा। और सूचिका जो सुई होता है उसका जो तत्सम रूप है दोस्तों वो है सूचिका। बाकी 2 ये बता दें, अम्ली का इमली, साथ ही आमलक का आंवला। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, पूछ रहा है दोस्तों प्रवत्स्य पतिका कहा जाता है। विकल्प है आपके सामने दोस्तों, जिसका पति परदेश चला गया हो, जिसका पति परदेश से लौटने वाला हो, जिसका पति परदेश जाने वाला हो, जिसका पति परदेश से लौट आया हो। इसमें आप आंसर करिए दोस्तों। इसको आप इन चारों को आप एक साथ रखिएगा, क्योंकि ये चारों में से एक ना एक ये पूछे गए क्वेश्चन है, वही मैं आपके सामने लाया हूँ। तो आपको ध्यान रखना, इन चारों को आप एक साथ रखिएगा। ये कभी भी पूछा जा सकते हैं और पूछा गया भी है, ये वाला तो पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसका पति परदेश जाने वाला हो। अर्थात ये किस विकल्प में दिख रहा है दोस्तों, तो ये है दोस्तों विकल्प सी, जिसका पति परदेश जाने वाला हो, उसके लिए बोला जाएगा दोस्तों प्रवत्स्य पतिका। वही अगर मैं बात करूं जिसका पति परदेश चला गया हो, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दोस्तों प्रोषित पतिका। ऑप्शन ए में जो लिखा गया है दोस्तों, इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्रोषित पतिका। अगर कहीं पे लिखने में आपको समझ में ना आए तो आप वर्डों पे जाना, प्रोषित पतिका। दूसरे की अगर हम बात करते हैं, जिसका पति परदेश से लौटने वाला हो, इसको बोलेंगे दोस्तों आगमी सत पतिका। आगमी सत पतिका, आगमी सत पतिका, जिसका पति परदेश से लौटने वाला हो, जिसका पति परदेश जाने वाला हो, प्रवत्स्य पतिका हो गया। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं जिसका पति परदेश से लौट आया हो, उसके लिए हो जाएगा दोस्तों आगत पतिका। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। परदेश चला गया हो, प्रोषित पतिका। जिसका पति परदेश से लौटने वाला है, आगमी सत। परदेश जाने वाला है, प्रवत्स्य पतिका। और जिसका लौट आया हो, आगत पतिका। तो इन चारों को आप एक साथ लिख लीजिएगा, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप इसको। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने पांचवा प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्न में अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अटवी, ताम्रस, ए और बी दोनों, या फिर कांतार। आप इस वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जल्दी बढ़ना होगा। तो आप इसका आंसर करिए, चारों विकल्प आपके सामने हैं, ठीक है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा सी, नहीं होगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा बी, ताम्रस। यहाँ पे जो अरण्य है दोस्तों, अटवी और कांतार दोनों ही अरण्य के हैं। और जो ताम्रस है दोस्तों, ये कमल का पर्यायवाची है। किसका है दोस्तों? कमल का। इसके अलावा अगर मैं कमल के और पर्यायवाची शब्द की बात करूं, तो कमल के हो जाते हैं दोस्तों कज, जलज, पंकज, राजीव। इसके अलावा दोस्तों इंदिवर, एक आता है दोस्तों पाथोज, उत्पल। इसके अलावा एक आता है अरविंद। ये कुछ इसके पर्यायवाची हैं। साथ में आपने ताम्रस देख ही लिया, ताम्रस जो है वो कमल का हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं अरण्य, एक अटवी आ गया, कांतार आ गया, एक आता है इसका दोस्तों विपिन। विपिन जो है वो भी इसी का हो जाएगा, अरण्य का, ठीक है। तो तीन हो गए, अटवी, कांतार, विपिन। बाकी ये कुछ मैंने कमल के आपको बताया, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में कई बार। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न नंबर 6 आपके सामने अब आ गया है। कोई शब्द, जो यहाँ पे लिखा गया है कोई, अंडरलाइन है, रेखांकित किया गया है, ये सर्वनाम का प्रकार है कौन सा? प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम दोस्तों होते हैं कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देखें तो पुरुषवाचक, पुरुषवाचक ये भी 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। इसको अगले पेज में मैं कर लेता हूँ एक्चुअली, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। तब तक इसका आप आंसर करते रहिए।
सर्वनाम। सर्वनाम के भेद होते हैं दोस्तों 6। ठीक है, पहला हो गया दोस्तों यहाँ पे पुरुषवाचक। अगर पुरुषवाचक की बात करें तो ये होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के। पहला हो गया दोस्तों उत्तम पुरुष, दूसरा हो गया दोस्तों मध्यम पुरुष, तीसरा हो गया दोस्तों अन्य पुरुष। अब इसकी बात करें उत्तम में, तो हर कोई अपने आप को क्या समझता है, उत्तम ही समझता है ना। तो मैं हो गया, हम हो गए, हम लोग हो गए, ये सब आ जाएंगे दोस्तों उत्तम पुरुष में। और जो सामने वाला है, यानी कि जैसे तुम हो गया, तू हो गया, आप हो गया, ये जितने आएंगे दोस्तों ये मध्यम पुरुष में आएंगे। वहीं अगर हम बात करें अन्य की, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों वह, वे लोग, ये सारे हो जाएंगे दोस्तों इसमें। तो पुरुषवाचक के 3 भेद हो गए, तीनों भेदों में ये सब आते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में दोस्तों भी ये भी 2 प्रकार के हो जाते हैं। इसमें पहला हो जाता है निकटवर्ती। निकटवर्ती, निकटवर्ती की बात करें तो जो हमारे नज़दीक में कोई चीज़ है, जैसे यह हो गया या ये हो गया। वहीं बात करें तो दूसरा आता है इसमें दूरवर्ती, ये जो दूर में है, जैसे वह हो गया जो आपके सामने नहीं है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तीसरा आता है इसमें अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक भी दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। ये भी हो गया दोस्तों, एक तो प्राणी बोधक हो गया। प्राणी बोधक इसको आप बोल सकते हो सजीव। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है ये है दोस्तों कोई। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरा होता है वस्तुबोधक। ये हो गया, इसको आप निर्जीव बोल सकते हैं इसको। और इसमें आता है दोस्तों कुछ। अब इसको आप देखना है, यहाँ पे इसको नोट करना। यहाँ पे 3 हो गए दोस्तों, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। इसके बाद आता है दोस्तों संबंधवाचक। संबंधवाचक में जो मेन आते हैं सर्वनाम होते हैं दोस्तों जो, सो। जैसे आता है कि जो परिश्रम करेगा सो फल पाएगा, तो वहाँ पे दोस्तों हो जाएगा संबंधबोधक या संबंधवाचक। ये हो गया चौथा। इसके अलावा दोस्तों आता है एक प्रश्नवाचक। इसमें कोई भी प्रश्न, कौन, क्या, कब, जो आदि सर्वनाम आएंगे वो प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा छठा दोस्तों होता है निजवाचक। निजवाचक का मतलब स्वयं। स्वयं हो गया, आप हो गया, मैं खाना आप ही खा लूँगा, मैं पढ़ाई आप ही कर लूँगा। तो वहाँ पे दोस्तों हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। या फिर अन्य इसके लिए एक शब्द आता है खुद, मैं यह काम खुद ही कर लूँगा, तो वहाँ पे हो जाएगा निजवाचक। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि एक नोट करके अगर आप लिखना चाहो तो लिखना इसको। एक नोट मैं आपको बताता हूँ, नोट। नोट करके लिखना इसको कि जब कभी भी यह वह जो सो कोई कुछ, जब कभी या जब भी यह वह जो सो या फिर कोई कुछ, जब कहीं भी यह वह जो सो कोई कुछ अकेले आ जाएं वाक्य में अकेले आ जाएं, अकेले हों या अकेले आ जाएं,
तो तब ये दोस्तों सर्वनाम होंगे। और अगर ये किसी संज्ञा के साथ आएंगे तब दोस्तों ये सब के सब सार्वनामिक विशेषण बन जाएंगे। और यदि किसी संज्ञा के साथ आए तो ये सार्वनामिक विशेषण बन जाएंगे। अब अंदर क्या है दोनों में दोस्तों, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे आते हैं सर्वनाम, और सार्वनामिक विशेषण क्या हो गया, जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे सार्वनामिक विशेषण। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा इसमें डिटेल में मैं कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा। इसका एक थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको सर्वनाम का और सार्वनामिक विशेषण का। अगर मैं बात करूँ इसकी सर्वनाम की, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों ये जो है, यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ जैसे दोस्तों कोई खा रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे जो ये कोई है दोस्तों ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। यहाँ पे ये संज्ञा के बाद नहीं है, संज्ञा के साथ नहीं है, तो इस कोई की जगह हम लगा सकते हैं व्यक्ति लगा सकते हैं यहाँ पे, या कोई लड़का लगा सकते हैं। कोई खा रहा है, लड़का खा रहा है, तो यहाँ पे ये संज्ञा के स्थान पे आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सर्वनाम। अगर इसी वाक्य को मैं लिखूं कि कोई लड़का खा रहा है, अब दोस्तों जो ये कोई शब्द है ये संज्ञा के साथ आया है, संज्ञा यहाँ पे लड़का जातिवाचक संज्ञा है। अब आप इसको हटा नहीं सकते, अगर इसको हटाते हो और यहाँ पे लड़का लगाते हो तो ये वाक्य खराब हो जाएगा, लड़का लड़का खा रहा है, नहीं हो सकता। तो जो यहाँ पे ये शब्द कोई आ गया अब संज्ञा के साथ है, तो ये यहाँ पे दोस्तों ये पर्टिकुलर लड़के की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे कोई लड़की नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं खा रहा है, पर्टिकुलर एक लड़का खा रहा है जिसकी ये जो शब्द है कोई विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों में अंतर हो जाता है दोस्तों, इसको आप ध्यान से समझिएगा। और इसको अगर एक बार में समझ नहीं आया तो एक बार इसको और पढ़िएगा और उसके बाद किताब में जाके देखिएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो कोई सर्वनाम है दोस्तों ये जो है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्या, जो कोई है यहाँ पे ये हो जाएगा दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और अगर ये किसी संज्ञा के साथ आ जाएगा तब हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने अब 7वां पूछ रहा है दोस्तों कि अभिजात शब्द का अर्थ क्या होगा, भौरा, पूज्य, सूर्य या फिर कमल। इसका आंसर करिए दोस्तों, फटाफट इसका आंसर करिए। और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, आप पॉज करके इसका आंसर कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा टाइम लेना है तो दोस्तों अभिजात का जो अर्थ होता है ये होता है ऑप्शन बी, पूज्य। सिंपल सा था, आपको ये याद ही करना पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा कि अभिजात का अर्थ क्या होता है, तो पूज्य होता है। वहीं एक शब्द आता है अभिधान, तो अभिधान का अर्थ दोस्तों कुछ नहीं होता, ये होता है नाम। आपका नाम क्या है और आपका अभिधान क्या है, दोनों का अर्थ एक ही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, ये भी अच्छा प्रश्न यहाँ पे है और इसको आप बताइए। यूपीएससी इसी प्रकार के प्रश्नों को पूछता है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्न में से पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता। विकल्प आपके सामने है दोस्तों, परिपत्र, अर्धशासकीय पत्र, सरकारी पत्र या फिर कार्यालय ज्ञाप। इनका आप आंसर करिए, तब तक मैं इसको बता देता हूँ कि इंग्लिश में इनको क्या लिखा जाता है। ये ऐसे पूछते हैं कि इंग्लिश में इनके लिए क्या जाता है, या फिर इंग्लिश से ट्रांसलेट करके हिंदी में आपसे पूछेंगे। तो जो परिपत्र है दोस्तों इसको बोला जाता है सर्क्यूलर। परिपत्र का अर्थ या इंग्लिश में बोला जाएगा सर्कुलर। वहीं अगर हम बात करते हैं अर्धशासकीय पत्र को तो इसको बोलते हैं डेमी ऑफिशियल लेटर।
ठीक है। डेमी ऑफिशियल लेटर, सरकारी पत्र का मतलब हो गया ऑफिशियल लेटर, यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है, ऑफिशियल लेटर हो जाएगा। और वहीं कार्यालय ज्ञापन की मैं बात करूँ तो इसको बोलते हैं ऑफिस मेमोरेंडम, DUM, ऑफिस मेमोरेंडम बोला जाता है दोस्तों कार्यालय ज्ञापन को। और इसका आंसर आपने सही कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है जिसमें संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है दोस्तों, तो वो हो जाता है दोस्तों इनमें से कार्यालय ज्ञापन, यानी कि ऑफिस मेमोरेंडम। बाकी तीनों में संबोधन भी होता है और स्वनिर्देश भी होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने अब प्रश्न संख्या 9। और यहाँ पे पूछा है दोस्तों आपसे, निम्न में असुमेलित कौन सा है? पूर्वी हिंदी अवधी बघेली, या फिर पश्चिमी हिंदी में बुंदेली बघेली, या फिर पूर्वी राजस्थानी में जयपुरी है, या फिर पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी है। तो इसका आंसर आप करते रहिए दोस्तों, फटाफट इसका आंसर करिए। पिछली वीडियो में मैंने इसको पूरा डिटेल में आपको समझाया था कि किस किस हिंदी में क्या क्या है। आपको पता ही है कि हिंदी एक भाषा समूह का नाम है जिसके अंतर्गत दोस्तों आपका 5 उपभाषाएं हैं और साथ में 17 बोलियां हैं। तो उसी के आधार पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर मैं थोड़ा सा इनका बता देता हूँ। अगर राजस्थानी की बात करते हैं तो राजस्थानी का ये रहा सिस्टम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। तो अगर हम बात करते हैं, इसका आंसर आप करते रहिए, पूरब में हो जाती है दोस्तों कौन सी? ढूंढाड़ी। यहाँ बात करें अगर पश्चिम में तो ये हो जाएगा मारवाड़ी। अगर बात करें दक्षिण में तो ये हो जाती है कौन सी? मालवी। और अगर ऊपर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा मेवाती। और दोस्तों जो ढूंढाड़ी है ये बोला जाता है जयपुरी को। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको 2-3 ऑप्शन आपने क्लियर किए होंगे, इसमें ये सही हो जाएगा, पूर्वी राजस्थानी सही हो, जो पूर्वी राजस्थानी है जयपुरी सही हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं इसकी तो यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा, अगर हम बात करें तो पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं अगर, तो इसमें कौन कौन सी आएंगी? एक आती है बांगड़ू, जिसको हम हरियाणी भी बोलते हैं, हरियाणवी। वहीं अगर बात करें हम बुंदेली, उसके बाद आती है दोस्तों कन्नौजी, इसके बाद दोस्तों कौरवी। वहीं अगर बात करें तो इसके बाद आती है 5वीं ब्रज भाषा। अब यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है मामला। तो पश्चिमी हिंदी में दोस्तों ये बोल रहा है कि बुंदेली और बघेली, जबकि आप यहाँ पे देखें तो कहीं पे भी बघेली का यहाँ पे नहीं जिक्र है। तो दोस्तों आपका सीधा सीधा आप इसको कर सकते हैं, जो पश्चिमी हिंदी है दोस्तों इसमें बघेली नहीं होगी, या जो बघेली है दोस्तों ये बघेली हो जाती है दोस्तों पूर्वी हिंदी में। पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं हैं, 3 बोलियां हैं दोस्तों। ये हैं कौन? ABC, अवधी। B का अर्थ हो गया दोस्तों बघेली, और C का अर्थ हो गया दोस्तों छत्तीसगढ़ी। ठीक है, इन सबको आप ध्यान रखिए, डिटेल में इसको पढ़िएगा क्योंकि ये बार बार पूछा जाएगा और ये एक क्वेश्चन गंवाने वाली बात है। तो आप इसको डिटेल में पढ़ के रखिए और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, अब पूछ रहा है कि स श यानी कि जो तीनों सा हैं ये वर्ण किस प्रकार के हैं? अघोष महाप्राण, अघोष अल्पप्राण, सघोष अल्पप्राण, या फिर सघोष महाप्राण। यहाँ पे आप करते रहिए, तब तक मैं आपको दूसरा जो इनका कोड है वो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अगर बात करें हम अल्पप्राण की, अल्पप्राण और महाप्राण, इसका कोड है दोस्तों क्या? 135/24। इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी भी वर्ग का
पहला, तीसरा और पांचवा जो होगा वो अल्पप्राण होगा, और किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा दोस्तों वो महाप्राण होगा। वहीं अगर मैं बात करूँ सघोष और अघोष की, तो यहाँ पे पूछा जाता है दोस्तों घोष और सघोष दोस्तों एक ही होता है, और पूछा जाता है इसके अलावा अघोष। तो इसका दोस्तों जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा 345/12। इसको आपको ऐसे बट्टा बट्टे में याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी वर्ग के, क्योंकि आपको पता है एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, अगर उस वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा इधर आ गया तो यहाँ पे बचते ही 2 और 4 है। उसी तरह किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा यहाँ पे आ गया तो बचते ही 1 और 2 है ना। तो ये मैंने स्पीड में अगर बोलने के लिए अगर आपके जबान पे चिपका रहे तो बहुत ही बढ़िया। 3, 4, 5 यानी कि 345/12। इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होगा वो घोष सघोष होगा। घोष या सघोष एक ही हुआ, और जो पहला और दूसरा होगा दोस्तों वो होगा अघोष। वहीं अगर हम बात करते हैं तो जो तीनों सा होते हैं दोस्तों, ये होते हैं दोस्तों अघोष और महाप्राण। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपने कर लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। जो तीनों सा हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना, ये अघोष और महाप्राण हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारे सामने अब आ गया है 11वें में। पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्न में असुमेलित है शब्द और उसकी स्रोत भाषा। आपने बताना कि जो शब्द लिखे गए हैं क्या ये इस भाषा से हैं या नहीं है। दरोगा तुर्की, उर्दू फारसी, संतरा पुर्तगाली या फिर उर्दू तुर्की। आप इसका आंसर करते रहिए दोस्तों, तब तक मैं देखता हूँ कि इसमें कुछ और शब्द क्या आते हैं। जैसे अगर हम पुर्तगाली की बात करें तो एक पूछा जाता है इसमें पपीता पूछा जाता है एक बार, तो इसका हो गया पपीता। वहीं फारसी की बात करते हैं तो फारसी में एक आता है दोस्तों सरकार। इसके अलावा आता है दोस्तों कुश्ती, और एक आराम शब्द भी नहीं गए दोस्तों, और एक हो गया आतिशबाजी। ये आतिश सा लिखा हुआ मैंने, आतिशबाजी है ये। ठीक है, वही अगर हम बात करें तुर्की की, तो तुर्की में जो आता है दोस्तों तुर्की, इसमें आ गया कैंची, एक आता है कुर्ता। ये कुछ है शब्द, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें असुमेलित आपने बताना है। तो जो उर्दू शब्द है दोस्तों, ये फारसी शब्द नहीं है दोस्तों, ये है उर्दू तुर्की। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा गड़बड़, यहाँ पे जिसका सही आंसर हो जाएगा उर्दू फारसी। ये यहाँ पे असुमेलित है, इसका सही हो जाएगा उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, दरोगा तुर्की भाषा का है, संतरा पुर्तगाली भाषा का है, और जो यहाँ पे जो उर्दू है ये तुर्की भाषा का है। और यहाँ पे जो गलत हो गया दोस्तों ऑप्शन बी, आपने इसका सही किया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 12 अब हमारे सामने आने वाला है। और 12 में पूछ रहा है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें पूछ रहा है आलोक पर्व किस विधा की रचना है। विकल्प आपके सामने दोस्तों, उपन्यास, काव्य संग्रह, निबंध या फिर व्यंग्य। तो अगर हम इसकी बात करें आलोक पर्व की, तो आलोक पर्व के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं तो 1907 से लेकर 1979 ये इनका जीवन और मृत्यु का समय है दोस्तों। ये नोट करिएगा, ये आता है बार बार। और इनको इस रचना के लिए जो ये आलोक पर्व पूछा गया, इसके लिए साहित्य अकादमी मिला था। साहित्य अकादमी